हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे, एकदम मस्त होंगे। मैं विकास कुमार, ठीक है ना। आज क्लास 12 की फिजिक्स का एक टॉपिक लेके आए हैं, ठीक है ना। और टॉपिक का नाम है किरचॉफ के नियम। यानी हम किरचॉफ के आज दोनों नियमों को पढ़ेंगे जो बोर्ड एग्जाम 2025-26 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो ये सभी बोर्डों के लिए है, ठीक है ना। तो सभी बोर्डों में अक्सर कर ये एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है ना। तो 2025 का जो बोर्ड एग्जाम है उसके लिए ये काफी इंपॉर्टेंट है टॉपिक, ठीक है ना। आपको किरचॉफ के नियमों का उल्लेख कराने के लिए पूछेगा, तो आपको किरचॉफ के दोनों नियम आपको देने हैं, ठीक है ना भाई। तो आज इस टॉपिक को हम इस लेक्चर में जो है कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो चलते हैं अपने इस लेक्चर में, किरचॉफ के नियम, ठीक है। सबसे पहले हेडिंग डालेंगे किरचॉफ के नियम। और एक बात और आपको बता दूं भाई, ठीक है ना, जब से एनसीईआरटी आई है तब से इस किरचॉफ का नाम किरखॉफ भी हो रहा है, ठीक है ना। कहीं कहीं आपको किरखॉफ भी दिखेगा, तो कंफ्यूज मत होना मेरे भाई, ठीक है। किरचॉफ कह लो या किरखॉफ कह लो, बात एक ही है, ठीक है ना। तो किरचॉफ कह लो या किरखॉफ कह लो, ठीक है। किरखॉफ का नियम, ठीक है। किरचॉफ का नियम, इसके हम दो नियम देखेंगे। किरचॉफ के पहले नियम को ध्यान रखना है मेरे भाई, संधि का नियम भी कहते हैं और धारा का नियम भी कहते हैं, ठीक है ना। तो किरचॉफ का जो पहला नियम होता है, प्रथम नियम होता है, उसको क्या क्या बोलते हैं भाई। किरचॉफ का प्रथम नियम, इसको देखेंगे सबसे पहले। और किरचॉफ के प्रथम नियम को हम भाई धारा नियम भी कहते हैं, ठीक है। धारा नियम या संधि का नियम भी कहते हैं इसको, ठीक है भाई। संधि का नियम, ठीक है। ये है किरचॉफ के प्रथम नियम को क्या क्या बोलते हैं भाई, संधि का नियम बोलते हैं, ठीक है। और धारा नियम भी बोलते हैं। अब भाई समझिए, किरचॉफ का प्रथम नियम क्या होता है भाई। किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है ना। कोई आपके पास एक सर्किट है, एक परपथ है, और उस परपथ के भाई किसी भी संधि पर जितनी भी धाराएं हैं, अगर वो किसी भी संधि पर मिल रही है मेरे भाई, तो वहां पर उस संधि पर समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है मेरे भाई, शून्य होता है। जैसे समझिएगा मेरे भाई, आपके पास एक सर्किट है, ठीक है, एक परपथ है। तो ये आपके पास क्या है भाई, एक परपथ है, ठीक है। ये हमने क्या लिया भाई, एक परपथ लिया, ठीक है। अब इस परपथ में मान लीजिए कि आपके पास इस वाले वायर में I1 करंट आ रहा है, और इस वाले वायर में I2 करंट है, और इस वाले वायर में I3 करंट है, और इस वाले वायर में I4 करंट है, और मान लीजिए अपने पास इस वाले वायर में I5 करंट है। क्या है भाई, I5 है ना। और ये सर्किट के अंदर यहां पर अपने पास ये क्या है भाई, एक संध है। ये क्या है, अपने पास एक संध है O, ठीक है। अब समझे ध्यान से, मैंने क्या बोला भाई, किसी भी परिपथ में किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है मेरे भाई, जीरो होता है। क्या होता है, जीरो। अर्थात सिग्मा आई बराबर क्या होता है मेरे भाई, जीरो। अर्थात सिग्मा आई बराबर क्या होता है, जीरो, है ना। ये है सिग्मा क्यों लगाया मैंने भाई, बीजगणितीय योग के लिए हम प्रयोग करते हैं क्या भाई, सिग्मा, ठीक है। बीजगणितीय योग के लिए क्या प्रयोग करते हैं मेरे भाई, सिग्मा करते हैं, ठीक है ना। तो मैंने बोला किसी भी परपथ में किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर उम्मीद करता हूँ आपको ये लाइन याद हुई होगी, और इसको हम नोट कराते हैं आपको, ठीक है। किरचॉफ के प्रथम नियम में किसी भी परपथ में किसी भी परिपथ में किसी भी संधि पर किसी भी संधि पर किसी भी संधि पर मिलने वाली किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का समस्त धाराओं का
बीजगणितीय योग शून्य होता है। बीजगणितीय योग शून्य होता है। क्या होता है मेरे भाई? बीजगणितीय योग शून्य होता है। अर्थात सिग्मा आई बराबर 0। अर्थात सिग्मा आई बराबर क्या होता है मेरे भाई? 0 होता है। ठीक है, अर्थात सिग्मा आई बराबर क्या होता है मेरे भाई? 0 होता है ना। इतनी बात समझ में आई? आप बोलोगे गुरुजी बिल्कुल बात समझ में आई, है ना। अब ध्यान से देखो भाई, इस नियम को लगाते समय चिन्ह प्रॉपर्टी आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप यहाँ चित्र में देखिएगा कि संध ओ पर आपके पास 5 धाराएं हैं, ठीक है ना। एक I1, I2, I3, I4, I5, है ना। ये संध ओ पर आपको मिली होंगी। ये पांचों की पांचों धारा कहाँ मिली होंगी भाई? संध ओ पर मिली होंगी, है ना। अब चिन्ह प्रॉपर्टी इसका ये कहता है भाई कि किसी भी संध पर अगर कोई भी धारा आ रही है तो वो धारा पॉजिटिव में मानी जाती है, और जो धाराएं संध से दूर जाती हैं वे धाराएं भाई नेगेटिव में मानी जाती हैं, है ना। तो जो धाराएं, कहने का मतलब मेरा ये हुआ भाई कि जो धाराएं संध की ओर आती हैं वो धनात्मक होती हैं, पॉजिटिव में होती हैं। जो धाराएं संध से दूर जाती हैं मेरे भाई वो कैसी होती हैं? ऋणात्मक होती हैं, यानी कि नेगेटिव होती हैं, है ना। तो इस चीज को हम यहाँ पर जो है नोट करके चलेंगे कि चित्र में आप देख पा रहे हो, ये आपके पास एक चित्र है, ठीक है। और इस चित्र में संध ओ पर 5 धाराएं मिल रही हैं, ठीक है। संध ओ पर 5 धाराएं, है ना। चित्र में संध ओ पर 5 धाराएं मिल रही हैं, है ना। संध ओ पर कितनी धाराएं मिल रही हैं भाई? 5 धाराएं मिल रही हैं। संध की ओर आने वाली धाराओं, संध की ओर आने वाली धाराएं, धनात्मक तथा संध से दूर जाने वाली धाराएं ऋणात्मक ली जाती हैं। ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आई? अभी मैंने क्या बोला भाई? संध की ओर आने वाली धाराएं धनात्मक तथा संध से दूर जाने वाली धाराएं ऋणात्मक ली जाती हैं, है ना। तो अब भाई चित्र में देखो भाई कौन कौन सी धाराएं संध की ओर आ रही है भाई? I1 धारा संध की ओर आ रही है, कैसी होगी? धनात्मक। इसके अलावा I2 धारा संध की ओर आ रही है मेरे भाई, कैसी होगी? धनात्मक होगी, है ना। I3 धारा संध से दूर जा रही है, कैसी होगी मेरे भाई? ऋणात्मक होगी। I4 धारा भी संध से दूर जा रही है, ये भी ऋणात्मक होगी। I5 धारा भी संध से दूर जा रही है, ये भी कैसी होगी मेरे भाई? ऋणात्मक होगी, है ना। अर्थात I1 प्लस I2, और देखें यहां मैंने क्या बोला? I1 प्लस I2 धाराएं कैसी हैं भाई? पॉजिटिव होंगी। और I3, I4, I5 धारा भाई संध से दूर जा रही हैं, कैसी होंगी भाई? नेगेटिव होंगी, है ना। कैसी होंगी भाई? नेगेटिव होंगी, है ना। तो माइनस का कितना हो जाएगा? माइनस का I3, माइनस का I4, माइनस का I5। और मैंने आपको बोला कि भाई समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है मेरे भाई? शून्य होता है। इन सभी समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होगा मेरे भाई? शून्य होगा, ठीक है ना। तो अब यहां पर ये देखो भाई, I3, I4, I5 नेगेटिव की है। अगर हम लोग इसे दूसरी तरफ पक्षांतर करते हैं भाई, 0 की तरफ भेजते हैं, तो जो नेगेटिव की धाराएं हैं वो दूसरी तरफ जाकर के क्या हो जाएंगी भाई? पॉजिटिव की हो जाएंगी, है ना। तो ये मेरे पास आएगा निकल के I1 प्लस I2 बराबर I3 0 तरफ भेजेंगे, पॉजिटिव हो जाएगा। I4 0 तरफ भेजेंगे, किसका हो जाएगा मेरे भाई? पॉजिटिव हो जाएगा। I5 0 तरफ भेजेंगे, किसका हो जाएगा? पॉजिटिव का, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ
कि भाई संध की ओर आने वाली धाराओं का योग संध से दूर जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है ना। यहाँ पर क्या हो गया भाई, संध की ओर आने वाली धाराओं का योग संध से दूर जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। चलो मैं फिर से दिखा देता हूं एक बार ये चित्र, है ना। कौन कौन सी धारा भाई संध की ओर आ रही थी, I1 और I2, है ना। तो इन दोनों धाराओं का योग, और कौन कौन सी धारा भाई संध से दूर जा रही हैं, I3, I4 और I5 जा रही है ना। तो जो धाराएं संध की ओर आ रही हैं उन धाराओं का योग संध से दूर जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। अर्थात आप नोट करना चाहें तो आप यहाँ नोट भी कर सकते हैं। अर्थात संध की ओर आने वाली, संध की ओर आने वाली, अर्थात संध की ओर आने वाली धाराओं का योग संध से दूर जाने वाली, संध से दूर जाने वाली धाराओं के योग के बराबर, संध की ओर आने वाली धाराओं का योग संध से दूर जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होती है। ठीक है मेरे भाई, यहाँ पर ये किरचॉफ का पहला नियम, यानी कि जिसे हम धारा नियम और संध का नियम भी कहते हैं। तो ये था हमारे पास किसका नियम भाई, संध का नियम, यानी किरचॉफ का प्रथम नियम, है ना। आपसे यहाँ पर एक ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन फंस सकता है कि भाई किरचॉफ का प्रथम नियम किस संरक्षण को व्यक्त करता है, या फिर वो किरचॉफ का प्रथम नियम ना कह के वो आपसे संध का नियम भी कह सकता है, या फिर वो आपसे धारा का नियम भी कह सकता है ना। तो धारा का नियम बोले या संध का नियम बोले या भाई किरचॉफ का प्रथम नियम बोले कि भाई किरचॉफ का प्रथम नियम किस संरक्षण को व्यक्त करता है, तो आपको ये याद रखना है भाई कि जो किरचॉफ का प्रथम नियम होता है ये आवेश संरक्षण के नियम को व्यक्त करता है। किसको करता है भाई, आवेश संरक्षण के नियम को व्यक्त करता है ना। तो चलिए मैं इसको लिख भी देता हूं नोट में, ठीक है। इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे क्योंकि ये कई बार ऑब्जेक्टिव में अक्सर कर पूछा जाता है कि किरचॉफ का जो प्रथम नियम है भाई वो किस संरक्षण को व्यक्त करता है, तो आवेश संरक्षण को व्यक्त करता है। तो यहां लिखेंगे किरचॉफ का प्रथम नियम आवेश संरक्षण को व्यक्त करता है, आवेश संरक्षण को व्यक्त करता है। ठीक है भाई, आवेश संरक्षण को व्यक्त करता है, या भाई किरचॉफ का प्रथम नियम आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है, हम इसको ऐसा भी बोल सकते हैं। ठीक है ना। तो ये था हमारा किरचॉफ का पहला नियम, ठीक है ना। अब चलते हैं किरचॉफ के द्वितीय नियम पर, ठीक है ना। तो देखिए मेरे भाई, किरचॉफ का द्वितीय नियम हेड डालेंगे सभी, ठीक है ना। किरचॉफ का द्वितीय नियम, अब सुनो मेरे भाई, किरचॉफ का द्वितीय नियम, इसके कितने नाम होते हैं भाई, ठीक है ना। तो भाई किरचॉफ के द्वितीय नियम को हम लोग वोल्टता का नियम भी कहते हैं, ठीक है ना, लूप का नियम भी कहते हैं भाई, पास का नियम भी कहते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर हम किरचॉफ का द्वितीय नियम, या फिर इसको हम बोल सकते हैं भाई लूप का नियम, क्या बोल सकते हैं भाई, लूप का नियम, ठीक है ना। और इसको हम जो है पास का नियम भी बोल सकते हैं, पास का नियम, ठीक है। और भाई इसके अलावा, ठीक है, और इसके अलावा आप बोल सकते हो इसको वोल्टता का नियम, क्या बोल सकते हो भाई, वोल्टता का नियम, ठीक है। इसके कितने नाम हो गए भाई, ये 3 नाम हो गए भाई किरचॉफ के द्वितीय नियम को, ठीक है ना। लूप का नियम नाम से भी जानते हैं भाई, पास का नियम नाम से भी जानते हैं, और वोल्टता का नियम नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो इसको देखेंगे भाई ये क्या होता है। तो इसके लिए सबसे पहले आप जो है फिगर पे ध्यान देंगे, ठीक है ना, जो मैं इसका डायग्राम बना रहा हूं, ठीक है।
जैसे मान लीजिए अपने पास एक परपथ है, ठीक है, ये अपने पास एक परपथ है और इसमें कितने भाग हैं भाई? 2 भाग हैं, ठीक है ना। इसमें कितने भाग हैं भाई? 2 भाग हैं। अब इसमें एक तरफ यहां देखिएगा कि मैं इसमें एक सेल लगा रहा हूं, ठीक है, एक सेल में इस जगह एडजस्ट करूंगा और एक मैं प्रतिरोध यहां पर लूंगा R1, एक प्रतिरोध हम यहां लेंगे R2 और एक प्रतिरोध हम यहां लेंगे R3, ठीक है, इतना हो गया। अब एक सेल आप यहां लगाइएगा, ठीक है, इस सेल का विद्युत भागफल मान ले रहे हैं हम लोग E1 है और एक सेल आप यहां लगाइएगा, इस सेल का विद्युत भागफल मान ले रहे हैं हम लोग E2 है और एक प्रतिरोध आप यहां लगाइएगा इस वायर में, इसको मान ले रहे हैं R1 है, एक प्रतिरोध यहां मान लीजिए R2 है, एक प्रतिरोध आप यहां मान लीजिए R3 है। इसके अलावा आप एक सेल से धारा मान लीजिए कि इस सेल से भाई धारा आ रही है इस पर I1 और इस सेल से धारा आ रही है I2। इस पॉइंट को आप नाम दीजिएगा A और इस पॉइंट को आप नाम दीजिएगा B। अब भाई इसमें कितने पास हैं भाई? 2 पास हैं, है ना। एक आपके पास बंद पास फर्स्ट ये है और एक पार ये बंद पास सेकंड ये है, ठीक है ना। एक पास आपके पास ये बंद पास सेकंड है दूसरा, ठीक है ना। अब ध्यान से देखो तो भाई ये धारा पहले सेल से संध ए की ओर आ रही है। सीधा सा कॉन्सेप्ट बता रहा हूं भाई, ध्यान से सुनना। जो बंद पास फर्स्ट है इसके लिए ए संध का काम करेगा और जो बंद पास सेकंड है इसके लिए संध का काम कौन करेगा भाई? बी करेगा। कौन करेगा? बी, है ना। बंद पास फर्स्ट के लिए संध ए रहेगी, बंद पास सेकंड के लिए संध बी रहेगी। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये पहले सेल से भाई धारा कितनी आ रही है? I1 और दूसरे सेल से धारा कितनी आ रही है भाई? I2। तो इस वाले वायर की अगर हम बात करें तो इस वाले वायर में कितनी धारा जाएगी भाई? तो I1 प्लस I2 धारा जाएगी। कितनी जाएगी? I1 प्लस I2। क्यों? क्योंकि भाई I1 धारा I2 धारा पॉइंट ए पर आकर के क्या है? मिल जाएंगी। तो इस वाले वायर में धारा कितनी जाएगी भाई? I1 प्लस I2 जाएगी, ठीक है ना। अब ध्यान से सुनते हैं और समझाते हैं तुम्हें कि भाई किरचॉफ का जो द्वितीय नियम है वो क्या है। तो भाई किरचॉफ का द्वितीय नियम ये कहता है कि भाई इस नियम के अनुसार किसी परपथ के विभिन्न भागों में, ठीक है ना, कोई परपथ है आपके पास और उस परपथ में विभिन्न भागों में बहने वाली धाराओं तथा उनके संगत प्रतिरोधों के गुणनफल का बीजगणितीय योग उस पास में लगने वाले विद्युत भागफल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। अर्थात इस लाइन को हम कैसे लिखेंगे? ध्यान से सुनना भाई, ऐसे लिखेंगे। मैंने क्या बोला भाई? किसी पास में, ठीक है ना, किसी पास में बहने वाली धारा और उसके संगत का प्रतिरोध का गुणनफल। तो धारा मान लीजिए जैसे कि आपके पास I है, ठीक है, धारा कितनी है? I, और इस I के संगत में प्रतिरोध कितना है भाई? R। तो धारा और उसके संगत में जो प्रतिरोध होगा उसका बीजगणितीय गुणनफल उस पास में लगने वाले विद्युत भागफल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। अर्थात सिग्मा IR बराबर सिग्मा E। उम्मीद करता हूं बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी, है ना। तो इस नियम को हम यहां नोट करके चलते हैं। इस नियम के अनुसार किसी परिपथ में विभिन्न भागों में परिपथ के विभिन्न भागों में परिपथ के
विभिन्न भागों में, भाग कह लीजिए या आप इसको खंड भी बोल सकते हैं, खंडों में, ठीक है ना। विभिन्न भागों में बहने वाली धाराओं तथा उनके संगत प्रतिरोधों का बीजगणितीय गुणनफल, प्रतिरोधों का बीजगणितीय गुणनफल उस पास में लगने वाले विद्युत वाहक बलों के या आप ऐसा कर सकते हैं, विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है, ठीक है। यानी कि किसी इस नियम के अनुसार, यानी केवीएल नियम के अनुसार, भाई किरचॉफ के द्वितीय नियम के अनुसार, है ना, किसी परपथ के विभिन्न भागों में, यानी कि खंड बोल सकते हो आप या भाग बोल सकते हो, है ना, तो विभिन्न खंडों में बहने वाली धाराओं तथा उनके संगत प्रतिरोधों का बीजगणितीय गुणनफल उस पास में लगने वाले विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है, ठीक है। अर्थात इसको हम कैसे लिखेंगे, अर्थात सिग्मा आई आर बराबर सिग्मा ई। अर्थात इसको कैसे लिखेंगे भाई, इसको लिखेंगे सिग्मा आई आर बराबर सिग्मा ई, ठीक है। अर्थात सिग्मा आई आर बराबर सिग्मा ई, है ना। अब भाई ध्यान ये रखना है कि भाई इस नियम को लगाते समय इसका भी ये चिन्ह परिपाटी है, ठीक है ना। इस नियम को अगर हम लगाएंगे तो इस नियम को लगाते समय चिन्ह परिपाटी यह है कि जब हम धारा की दिशा में चलेंगे तो धारा और प्रतिरोध का जो गुणनफल होगा वो धनात्मक होता है, ठीक है ना। और जब हम लोग धारा की दिशा में चलेंगे तो धारा और प्रतिरोध का जो गुणनफल होता है विपरीत दिशा में चलने पर वो ऋणात्मक होता है, ठीक है ना। तो जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पर ये सेल है E1 और इस सेल से धारा आ रही है I1, तो जब हम लोग धारा की दिशा में चलेंगे तो धारा और प्रतिरोध का गुणनफल धनात्मक लेंगे, और यदि हम धारा के विपरीत दिशा में चलेंगे, जैसे मान लीजिए कि धारा इस तरफ आ रही है और हम लोग इस तरफ जा रहे हैं ना, तो फिर धारा और प्रतिरोध का जो गुणनफल होगा भाई वो कैसा होगा, नेगेटिव होगा, है ना। और इसके साथ में जब हम नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर चलते हैं तब सेल का विद्युत वाहकबल होता है पॉजिटिव, और जब पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर चलेंगे तब सेल का विद्युत वाहकबल होता है नेगेटिव, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है कि जब हम धारा की दिशा में चलेंगे तो भी आपका विद्युत वाहकबल जो है पॉजिटिव रहेगा, और अगर हम धारा की विपरीत दिशा में चलेंगे तो हमारा विद्युत वाहकबल नेगेटिव रहेगा, ठीक है ना। ऐसा समझिएगा, ठीक है। तो सुनिए कैसे बनाएंगे भाई, इस नियम को लगाते समय चिन्ह परिपाटी यह है कि, ठीक है, यहां लिख रहे हैं, इस नियम को लगाते समय चिन्ह परिपाटी यह है कि चिन्ह परिपाटी यह है कि जब हम धारा की
दिशा में चलते हैं, जब हम धारा की दिशा में चलते हैं तब धारा तथा प्रतिरोध का गुणनफल, प्रतिरोध का गुणनफल धनात्मक तथा जब हम धारा के विपरीत दिशा में चलते हैं तब धारा तथा प्रतिरोध का गुणनफल ऋणात्मक लेते हैं, ऋणात्मक लेते हैं। ठीक है, ऋणात्मक लेते हैं और ऋण इलेक्ट्रोड से ऋण इलेक्ट्रोड से धन इलेक्ट्रोड की ओर चलने पर विद्युत भागबल धनात्मक तथा विपरीत चलने पर ऋणात्मक लेते हैं, विपरीत चलने पर ऋणात्मक लेते हैं। ठीक है भाई, इस नियम को लगाते समय चिन्ह प्रॉपर्टी क्या है भाई, मैंने आपको बताया जब हम लोग धारा की दिशा में चलेंगे भाई तब ये धारा और प्रतिरोध का गुणनफल धनात्मक लेंगे तथा विपरीत चलने पर भाई ऋणात्मक लेंगे। ठीक है ना, तो अब हम लोग बंद पास किसके लिए काम करेंगे भाई, फर्स्ट के लिए, बंद पास फर्स्ट के लिए काम करेंगे। और बंद पास फर्स्ट के लिए संधि कौन रहेगी भाई, ए रहेगी, पहले ही बता चुका हूं। बंद पास सेकंड के लिए संधि कौन रहेगी भाई, बी रहेगी। ठीक है ना, तो बंद पास फर्स्ट के लिए काम करेंगे। ठीक है, तो यहां नोट करके चलेंगे हम लोग, बंद पास फर्स्ट के लिए, बंद पास फर्स्ट के लिए। ठीक है, बंद पास फर्स्ट कौन सा है आपका भाई, ये है बंद पास फर्स्ट आपका, ये है। तो बंद पास फर्स्ट में देखें आप, ये जो बंद पास फर्स्ट के लिए जो संध है, इस संध की ओर ये धारा I1 आ रही है, तो हम धारा की दिशा में चल रहे हैं, तो ये धारा और ये प्रतिरोध का जो गुणनफल होगा वो धनात्मक होगा। अब ये धारा जो I1 है भाई, ये धारा पहले सेल से जो I1 आई है, ये धारा अब ऐसे आएगी और पहले पास में ऐसे जाएगी, लेकिन दूसरे सेल की धारा I2 ऐसे आ रही है भाई और हम लोग ऐसे जा रहे हैं, तो फिर ये I2 धारा और ये प्रतिरोध का जो गुणनफल होगा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। क्यों, क्योंकि I2 के हम लोग विपरीत जा रहे हैं, I2 धारा ऐसे आ रही है, हम लोग ऐसे आ रहे हैं, तो ये धारा और ये प्रतिरोध का जो गुणनफल होगा वो नेगेटिव होगा। अर्थात ये हो जाएगा बंद पास फर्स्ट के लिए I1 इंटू R1 प्लस माइनस, क्योंकि विपरीत आएगा, माइनस I2 इंटू R2 बराबर। अब देखो सेल का विद्युत भागफल दिखाता हूं, तो देखो भाई हम पहले ऋण इलेक्ट्रोड से धन इलेक्ट्रोड की ओर चले, यानी कि धारा की दिशा में चलेंगे तो विद्युत भागफल पॉजिटिव रहेगा। ठीक है ना, और जब धन से ऋण की चलेंगे, धन से ऋण इलेक्ट्रोड की ओर चलेंगे, यानी कि धारा की विपरीत दिशा में चलेंगे, तब विद्युत भागफल जो है ऋणात्मक होता है। अर्थात E1 माइनस कितना हो जाएगा, E2, अर्थात E1 माइनस E2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके अलावा बंद पास सेकंड के लिए काम करेंगे। ठीक है ना, इसी प्रकार से क्या करेंगे भाई, बंद पास सेकंड के लिए काम करेंगे, बंद पास सेकंड के लिए। ठीक है, बंद पास सेकंड के लिए, अब भाई मैंने संधि आपको बताई, बंद पास सेकंड के लिए संधि का काम कौन करेगा, पॉइंट नंबर बी करेगा। ठीक है ना, तो जो दूसरा सेल है E2, इस सेल से जो I2 धारा आ रही है वो ऐसे आएगी, बंद पास सेकंड में ऐसे संधि की ओर आ जाएगी,
तो कहने का मतलब है कि हम लोग धारा की दिशा में ऐसे चल रहे हैं, तो फिर ये धारा और ये प्रतिरोध का गुणनफल कैसा होगा भाई, धनात्मक होगा। और जो I1 प्लस I2 धारा है ये भी तो संघ की ओर ऐसे आ रही है, यानी कि हम भी धारा की दिशा में ऐसे ही जा रहे हैं, तो ये धारा और ये प्रतिरोध का भी गुणनफल कैसा होगा भाई, धनात्मक होगा, अर्थात I1 प्लस I2 इंटू R3, है ना। बात समझ में आई भाई। I2 भी धारा ऐसे ही जा रही है जिस तरफ हम जा रहे हैं, यानी पॉइंट बी की तरफ, और I1 प्लस I2 भी धारा पॉइंट बी की तरफ जा रही है और हम लोग भी बी की तरफ जा रहे हैं, तो ये धारा ये प्रतिरोध का गुणनफल दूसरे पास के लिए पॉजिटिव रहेगा, और ये धारा और ये प्रतिरोध का गुणनफल भी दूसरे पास के लिए क्या रहेगा भाई, पॉजिटिव रहेगा। अर्थात ये बन जाएगा आपके पास, I2 इंटू R2 प्लस I1 प्लस I2 इंटू R3, है ना। अब बराबर पास में लगने वाले विद्युत भागबल के, है ना, पास में लगने वाले विद्युत भागबल के, तो इस 5 सेकंड में तो केवल एक ही सेल आ रहा है भाई, अब वो भी हम ऋण इलेक्ट्रोड से धन इलेक्ट्रोड की ओर चल रहे हैं, तो सेल का विद्युत भागबल क्या होगा भाई, पॉजिटिव होगा। सेल का विद्युत भागबल क्या होगा भाई, पॉजिटिव होगा, अर्थात E2, है ना। तो ये है किरचॉफ का द्वितीय नियम, ठीक है ना, जो आज को इस लेक्चर में मैंने आपको जो है कंप्लीट कराया है, ठीक है ना। तो आपको पूरा का पूरा मैंने जो है किरचॉफ के दोनों नियम कराए हैं, जो कि बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, आपसे ये आने चाहिए। इसके अलावा एक चीज आप यहाँ पे याद रखेंगे भाई, ये भी ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछा जाता है कि भाई किरचॉफ का जो वोल्टता का नियम होता है, या लूप का नियम कह लो, या पास का नियम कह लो, या किरचॉफ का द्वितीय नियम किस संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होता है। तो भाई ये किरचॉफ का जो द्वितीय नियम होता है ये ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित होता है, ठीक है। किस पर आधारित होता है भाई, ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित होता है। तो आप जो है इस बात को भी आप नोट कर सकते हो यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि आपसे हो सकता है ये ऑब्जेक्टिव में आपको देखने को मिल जाए, ठीक है, आपको ऑब्जेक्टिव में देखने को मिल जाए। तो किरचॉफ का जो द्वितीय नियम होता है, किरचॉफ का द्वितीय नियम ऊर्जा संरक्षण को व्यक्त करता है, ठीक है भाई। इस चीज को याद रखना भाई, किरचॉफ का प्रथम नियम आवेश संरक्षण को व्यक्त करता है, किरचॉफ का द्वितीय नियम ऊर्जा संरक्षण को व्यक्त करता है ना। हो सकता है आपसे लैंग्वेज को बदल दे भाई कि किरचॉफ का प्रथम नियम किस संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है ना, या फिर किरचॉफ का द्वितीय नियम किस संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। तो किरचॉफ का प्रथम नियम आपको बता चुका भाई, आवेश संरक्षण के नियम पे, दूसरा है ऊर्जा संरक्षण के नियम पर, ठीक है ना। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना दबा के अपने यार दोस्तों में, ठीक है ना। थैंक यू।